नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र वसूली कांड में अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। 100 करोड़ की वसूली केस में अनिल देशमुख की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार लगातार फंसती नजर आ रही है। इस वसूली रैकेट में एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल देशमुख को अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद सीबीआई की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ईडी के शिकंजे में अनिल देशमुख फंस चुके हैं और लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब जिस तरीके से अनिल देशमुख के करीबी पर ईडी ने शिकंजा कसा है, तो जाहिर तौर पर ईडी अब वसूली रैकेट में एक्शन में है और लगातार अनिल देशमुख और उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इस मामले में अब ईडी ने महाराष्ट्र के शिवाजीनगर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के करीबी और सहयोगी सागर फटेवार के घर छापेमारी की है और बताया यह जा रहा है कि सागर दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अनिल देशमुख का बिजनेस पार्टनर भी है, जिसके घर ईडी ने छापेमारी की है। और ये बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने वहां उनके घर से जब्त किए हैं। हालांकि ईडी ने अभी इस पूरे मामले पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि दरअसल अनिल देशमुख पर जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का बड़ा आरोप लगाया था, उसी सिलसिले में अब अनिल देशमुख के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे पहले ईडी अनिल देशमुख के जो घर हैं, जो आवास हैं, उस पर भी छापेमारी कर चुकी है। मुंबई से लेकर नागपुर तक ईडी अनिल देशमुख के आवास पर छापेमारी कर वहां से तमाम अहम दस्तावेज बरामद कर चुकी है। चूंकि जहां एक तरफ सीबीआई अनिल देशमुख पर लगे इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं वसूली रैकेट का खुलासा जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें कितने करोड़ों की वसूली की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब इस पूरे मामले की जांच ईडी भी कर रही है। और अब जिस तरीके से ईडी ने बिजनेस पार्टनर सागर है अनिल देशमुख का, उसके घर छापेमारी की है, जाहिर तौर पर वहां से तमाम अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इस पूरी जांच में ईडी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें, ईडी ने 2 और अनिल देशमुख के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर नागपुर में छापेमारी की है। सदर में सुमित आईजैक के घर छापेमारी की गई है, तो वहीं जाफरनगर में भी एक जगह पर ईडी ने छापेमारी कर वहां खोजबीन की है। वहां बताया यह जा रहा है कि जहां जिन लोगों के घर पर छापेमारी की गई है वो अनिल देशमुख के या तो बिजनेस पार्टनर है या करीबी हैं, जिनसे लगातार सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। और उसके बाद अब ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो लगातार अनिल देशमुख के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहां से तमाम अहम दस्तावेज जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा भी इन तमाम आरोपों के चलते देना पड़ा, जिस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया था कि दरअसल अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया है। और न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि इसके अलावा भी शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने भी वसूली की है। अजीत पवार का नाम भी सामने आया। तो ये तमाम बड़े नेता जिनका नाम वसूली के इस रैकेट में सामने आया, और न सिर्फ बार रेस्टोरेंट के जरिए ये वसूली की जा रही थी, बल्कि आपको बता दें ट्रांसफर पोस्टिंग में भी ये वसूली का खेल महाराष्ट्र सरकार में चल रहा था। और फिलहाल जिस तरीके से जांच चल रही है, लगातार सीबीआई अनिल देशमुख और तमाम लोगों से पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। उसके बाद एफआईआर अनिल देशमुख पर दर्ज की गई और फिलहाल
गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अनिल देशमुख पर लटकी हुई है। लेकिन उसके बाद ईडी ने जब अनिल देशमुख के कई जो जगहों पर छापेमारी की है, नागपुर और इसके अलावा मुंबई, और उसके बाद सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईसीआईआर दर्ज की है। यानी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी अब महाराष्ट्र में इस वसूली रैकेट में लगातार जांच करती जा रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इतने बड़े खुलासे होने के बाद सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस बीच जो वसूली रैकेट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी वसूली का ये खेल महाराष्ट्र में जारी है। और आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने हाल ही में मुंबई की आर्य मिल्क रेजिडेंशियल कॉलोनी के जो सीईओ हैं नाथू विठल राठौड़, उनके घर छापेमारी की है। और आपको बता दें, 30,40,10,000 रुपए की नकदी उनके घर से बरामद की गई है। और राठौड़ को एसीबी ने सोमवार को 50,000 रुपए की रिश्वत के मामले में दरअसल एक सुरक्षा गार्ड अरविंद के साथ गिरफ्तार किया था। तो ये लगातार वसूली का जो खेल है वो महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है। भले ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि कितने बड़े पैमाने पर वसूली का ये रैकेट महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के सहयोग से कहीं ना कहीं चल रहा है। जिस तरीके से उन्हें मोहरा बनाकर ये वसूली उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है और लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर अब सीबीआई और ईडी पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वसूली का ये खेल थमता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी भी अब उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एंटीलिया विस्फोटक केस के बाद जिस तरीके से तमाम बड़े आरोप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगे हैं, उस पर अभी तक कोई जवाब इन वसूली के मामलों पर उद्धव ठाकरे का सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी फैल रही है, उस पर लगातार राजनीति हो रही है। और फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार की जो डेडलाइन है उन्हें वो खत्म हो रही है, उसके बाद लगातार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, और केंद्र सरकार आमने सामने है, इसको लेकर भी अब शिवसेना की राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय संविधान का हवाला देते हुए शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को घेरा है और कहा है कि दरअसल सरकार ने व्यक्तियों की गोपनीयता मापदंडों की अनदेखी की है। जिस तरीके से जो जवाब है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगा गया है, तो इस तरीके से लगातार घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को किसी भी स्तर पर हो रही है। लेकिन आपको बता दें, ये वही शिवसेना है जो अभी तक एक हिंदूवादी छवि जो है वो शिवसेना की रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी का, उसके बाद एक छवि जो है वो लगातार शिवसेना की बदलती हुई देखी जा रही है। कुंभ स्प्रेडर जो लगातार कांग्रेस पार्टी अपने टूलकिट में जिसका जिक्र उनके द्वारा किया गया, अब उसे कहीं ना कहीं शिवसेना उसका साथ दे रही है कि दरअसल कुंभ स्प्रेडर है कोरोना का। तो ऐसे में लगातार टूलकिट का साथ शिवसेना देती नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्शन केंद्र सरकार ले रही है, अब कहीं ना कहीं वो बात भी शिवसेना को चुभती नजर आ रही है। और यही वजह है तो प्रियंका चतुर्वेदी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, इसके अलावा कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने सरकार पर दरअसल जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मांगा गया है। और जाहिर तौर पर नए जो नियम है आईटी के वो उनके लिए बनाए गए हैं जिस पर अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, और केंद्र सरकार आमने सामने है उसके बाद। और प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने उनसे जवाबदेही मांगने के बजाय इसके ठीक विपरीत काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें निहित गोपनीयता के मूल अधिकार का उल्लंघन सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन आखिर ट्विटर क्या कर रहा है, ट्विटर किस तरीके का काम भारत में कर रहा है, यह साफ तौर पर देखने को मिला है। हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस की टूलकिट सामने आई जिसमें देश
देश में दंगा तक भड़काने की योजना बनाई गई, किस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा सकता है, किस तरीके से एक धार्मिक तरीके से जो भेदभाव है वो बढ़ाया जा सकता है, तमाम चीजें उसमें उसका जिक्र किया गया था। और जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उनके उस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्विटर ने लगा दिया, लेकिन उस पर इनका कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से आईटी रूल्स अब केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए हैं और जाहिर तौर पर इन रूल को लागू किया जाए, ये केंद्र सरकार की ओर से फेसबुक, ट्विटर और साथ ही व्हाट्सएप को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, कोई रूल, कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर एक नई जंग देश में छिड़ गई है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि अगर इस तरीके से संविधान का हवाला देते हुए तमाम विपक्षी दल गोपनीयता के मूल अधिकार की बातें करेंगे तो आखिर ट्विटर जो कुछ कर रहा है उस पर जवाब कौन देगा? ये सवाल लगातार विपक्ष से पूछा जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।